अब जो है ये क्लास 12 का जो चैप्टर है ना, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी का पार्ट 2 है। इसमें हम यहाँ तक पढ़ा दिए थे कि यूएसएसआर कब गए थे, 1928 में। कौन? नेहरू। वहाँ से प्रभावित होके आए तो आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और नेहरू मिलके ये कांग्रेस के भीतर सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए। फिर 1936 में क्या हुआ, कांग्रेस द्वारा जो वामपंथी विचार है उसको पूर्णतः अपनाने के बाद जो कांग्रेस का वर्किंग कमेटी है उसने नेहरू के समाजवादी दृष्टिकोण का पुरजोर समर्थन करेगा। नहीं, जो वामपंथी, जो दक्षिणपंथी लोग हैं वो विरोध करेगा वामपंथी का। वामपंथी मतलब सोशलिस्ट। ठीक है, यहाँ पे है, ये तो बता ही दिए थे नेहरू का पुस्तक। नेहरू की समाजवादी विचारधारा, नेहरू की समाजवादी विचारधारा और गांधी द्वारा निभाई गई मध्यस्थता की भूमिका के संबंध में कथन चुने। ये सवाल देखिए, नेहरू की समाजवादी विचारधारा और गांधी द्वारा जो मध्यस्थता की भूमिका निभाई गई उसके संबंध में कथन चुने। 1920 के दशक के उत्तरार्ध में नेहरू जो है सोवियत रूप से प्रभावित हुए और कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारों का वकालत करने लगे। ये सही है कि गलत? सही है। बॉम्बे उद्योगपति नेहरू की समाजवादी नीतियों से चिंतित थे। उन्हें गांधी जी से शिकायत थी, लेकिन गांधी जी ने मतभेदों के बावजूद नेहरू के महत्व को समझा। क्या ये सही कथन है? देखते हैं। गांधी जी ने नेहरू के समाजवादी रूप के कारण उन्हें तुरंत कांग्रेस कार्य समिति से निष्कासित करने का अंतिम निर्णय ले लिया। देखो, पहला कथन सही है, दूसरा कथन भी सही है। ठीक है, गांधी जी मतभेद के बावजूद नेहरू के महत्व को समझा। गांधी जी किसका सपोर्ट करेगा? नेहरू का ही करेगा अंततः। तीसरा वाला गलत है, निष्कासित कैसे कर सकते हैं कोई बाप अपने बेटा को? ऐसे याद करो। फिर से यहाँ पे है 1936। 1936 में कांग्रेस की कार्य समिति के सत्रों के संदर्भ में समाजवादी और पुराने पहरादारों ओल्ड गार्ड के बीच उत्पन्न वैचारिक टकराव का मुख्य कारण क्या था? 1936 में जो कांग्रेस का कार्य समिति है उसको लेके तो समाजवादी द्वारा और श्रमिकों और किसान के हितों में वकालत करना, मार्क्सवाद से भी प्रभावित होकर कांग्रेस के भीतर आमूलचूल परिवर्तन करने की मांग को जो पुराने नेताओं की विचारधारा से टकराता था, ये सही है। 1930 के दशक में नेहरू और अन्य युवा नेता समाजवाद की ओर आकर्षित हुए और कांग्रेस के भीतर जो रूढ़िवादी और पहरेदारों के साथ क्या हो गया, मतभेद बढ़ गया। अरे मेन मतभेद का कारण क्या है कि नेहरू का समाजवाद की ओर बढ़ना। फिर ये कथन देखो, गांधी और नेहरू द्वारा पत्रों का संकलन और प्रकाशन की दृष्टि के संबंध में कौन सा कथन सही है? गांधी अक्सर हरिजन नाम से अखबार प्रकाशित करते हैं जिसमें विभिन्न लोगों द्वारा बात जो कही गई है, सुलझाई गई है, उसको शामिल करते हैं। नेहरू ने बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स नामक पुस्तक का संकलन किया जो इसमें भी वही बात शामिल किया है जो अलग अलग लोग ये बताए थे। अलग अलग लोग जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे, दोनों लोग अपना शामिल किया अपने अपने पत्र में। ठीक है, What is the core issue during India? Does Nehru heavily reflect upon the pain and conflict in the latter part of his letter? Poverty and unemployment, यही चीज़ का बात बताया। परंतु कौतूहल में अनादर करने मेरे सहयोग खतरनाक थे। कम से कम ये गलत तो मुझे बताया था कि अगर कोई व्यवस्था जारी रखना चाहते हो तो आपको स्वागत करना है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर दृष्टिकोण देश के सामने आना चाहिए। गरीबी और बेरोजगारी पर इस तरह बार बार जोर देना बेवकूफ़ी है। इन हिज लेटर, नेहरू अपने लेटर में, नेहरू मेंशन रिसीविंग ए लेटर फ्रॉम अनदर प्रोमिनेंट लीडर वाया राजेंद्र प्रसाद हु सेंड दैट ओरिजिनल लेटर। तो राजेंद्र प्रसाद ही भेजे थे।
जो पत्र आपने भेजा है उसके बारे में और ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को दुरुस्त करने और उन्हें समझने में कष्ट उठाया है उसके लिए मुझे आपका आभारी हूँ। मुझे राजेंद्र बाबू द्वारा भेजा गया पत्र दोबारा पढ़ा है। ऐतिहासिक दस्तावेज में किस प्रमुख तिथि और स्थान का उल्लेख राजेंद्र प्रसाद के पत्र में के अंत में मिलता है? तो राजेंद्र प्रसाद का जो पत्र है जो नेहरू को भेजा गया उसमें जो जगह है इलाहाबाद का, समय है 5 जुलाई 1936 और जगह है इलाहाबाद, समय है 5 जुलाई 1936। फिर यहाँ पे देखो, राजेंद्र प्रसाद ने जवाहरलाल नेहरू के लिखे अपने पत्र 5 जुलाई 1936 में अपनी किस मुख्य चिंता का उल्लेख किया था? तो यही चिंता का उल्लेख किया था जो कांग्रेस की कार्य समिति के भीतर जो वैचारिक मतभेद और मानसिक अशांति हो रही है उसी में। ठीक है। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में निजी पत्रों और सार्वजनिक कर्तव्यों का मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निजी पत्र के लेखक शुद्ध व्यक्तिगत और गुप्त भावनाओं के दर्शाते हैं क्योंकि लिखते समय यह पूर्णतः सुनिश्चित होता है कि वह कभी भी सार्वजनिक हो सकते हैं। नहीं क्या, निजी पत्र भी तो कभी कभार सार्वजनिक हो सकता था, ये गलत है। गांधी हरिजन में सभी के विचार को शामिल किए। ए बंच ऑफ लेटर्स में केवल निजी और पारिवारिक पत्रों का संग्रह था, नहीं। बंच ऑफ लेटर में राजनीतिक संग्रह था, अदर अदर लोगों का दृष्टिकोण शामिल था। ठीक है, समझ में आ गया? अलग अलग लोगों का जो राजनीतिक पत्रों का ही संकलन था, समझ में आ गया? बंच ऑफ लेटर राजनीतिक पत्रों का संकलन था जिसमें अलग अलग लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल था। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर के संदर्भ में कथन चुने। यह संग्रह नेहरू द्वारा लिखे गए उन पत्रों का संकलन है जो ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों को लिखे थे। गलत। नेहरू कभी ब्रिटिश सरकार के अधिकारी को पत्र लिखा ही नहीं, तो उसका बात इसमें शामिल कैसे करेगा? इसमें तो वो बात शामिल किया था जो अलग अलग लोग नेहरू को बताया था। राजनीतिक पत्र का संकलन था, तो दो सही है। अरे भाई कितना बड़ी क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब यहाँ पे है इस पेज से सवाल। इस पेज में कब यही लाइन याद रखना है कि गांधी जी नेहरू जी को कांग्रेस की अध्यक्षता, जिन्होंने उन्हें कांटों का ताज कहा, छोड़ने की सलाह नहीं दी थी। क्यों सलाह देगा अपने बेटा को अध्यक्षता छोड़ने की? इसके विपरीत वो कहते हैं कि इस कांटों की ताज के लिए तुम्हारा नाम मैंने ही प्रस्तावित किया था, भले ही सिर छिल जाए, इससे उतरना मत। वह नेहरू जी को पद पर बने रहने और स्थिति को हास्य विनोद के साथ संभालने की सलाह दी थी। बेटा तुम संभाल लो ये। अब इस पे आ गए, ये क्या टॉपिक है? पुलिस की नज़र छवि कराना। अब यहाँ पे देखो, औपनिवेशिक काल के इतिहास को समझने के लिए जो ऑटोबायोग्राफिक है उसके उपयोग के संदर्भ में विचार कीजिए। आत्मकथाएं पूरी तरीके से निष्पक्ष होती है। गलत है, पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं होगी। आत्मकथा को पढ़ते समय लेखक की चुप्पियों और विस्मृति भूलने के कारण को भी समझना चाहिए। बिल्कुल, कई बार चुप हो जाता है, कई बार इसमें कोई चीज छूट जाता है तो उसको भी समझना चाहिए। औपनिवेशिक गृह विभाग के दौरान, औपनिवेशिक शासन के दौरान गृह विभाग के द्वारा जो तैयार किया जाने वाला पाक्षिक रिपोर्ट है उसकी अवधि क्या होती थी? तो 15 दिन। पाक्षिक रिपोर्ट की अवधि क्या होती थी? 15 दिन। नमक सत्याग्रह के प्रति दृष्टिकोण। सरकारी पुलिस रिकॉर्ड या गृह विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश अधिकारियों ने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के किस रूप से प्रस्तुत किया? और किस रूप से प्रस्तुत किया? तो एक नाटक, कर्तव्य
और लोगों को गोल बंद करने की हताश कोशिश के रूप में। एक नाटक कर्तव्य और लोगों को गोल बंद करने की एक हताश की स्थिति में। नाटक कर्तव्य लोगों को गोल बंद करने की हताश की स्थिति में। अब ये देखिए यहाँ से सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने नमक सत्याग्रह को किस रूप में प्रस्तुत किया? तो एक नाटक कर्तव्य सुखपूर्ण जीवन जी रहे जबरन लोगों को एक हताश कोशिश के रूप में। रिपोर्ट के अनुसार बंगाल प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की बैठक में कौन सी एक सकारात्मक या उल्लेखनीय प्रवृत्ति देखी जा रही है? इन बैठक में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही थी, यही देखी गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में। बिहार उड़ीसा में कौन सा टैक्स न देने का वादा किया जा रहा था? तो चौकीदारी टैक्स, एक से ज़्यादा नहीं होगा चौकीदारी टैक्स, ठीक है। 1930 का जो रिपोर्ट आया था उसमें कौन सा टैक्स नहीं देने की बात कही गई? चौकीदारी टैक्स। मध्य प्रांत और बेरार के किस नेता की गिरफ्तारी कांग्रेस के अलावा अन्य लोगों के भी उत्साह देखा गया और उनकी एक बड़ी सभा आयोजित की गई? मध्य प्रांत और बेरार की किस नेता की गिरफ्तारी पे कांग्रेस के अलावा अन्य लोगों की भी उत्साह देखा गया और उनकी एक बड़ी सभा आयोजित की गई? तो पटेल की, वल्लभ भाई पटेल की। ये मध्य प्रांत और बेरार में ये गिरफ्तार हो गए थे, ठीक है। यहाँ पे 3000 से अधिक लोग जुटे पटेल की गिरफ्तारी देखने के लिए। 30,000 से अधिक लोग जुटे। कहाँ से? मध्य प्रांत और बेरार। बम्बई खंड में उदित केसरी प्रेस के अनुसार यदि सरकार महात्मा गांधी को दंडित करती है तो उसका क्या परिणाम होगा? यह राष्ट्र की विजय होगी। अगर दंडित करती तो ये राष्ट्र की विजय होगी। बम्बई खंड में केसरी प्रेस के विचार को लिखते हुए कहा गया, हमारा मानना है कि अगर सरकार गांधी को दंडित करती है तो भी यह राष्ट्र की विजय होगी। जब पटेल की गिरफ्तारी हुई थी कितने लोग वहाँ पे पहुँचे? नागपुर में एक सभा आयोजित हुआ, उसमें कितने लोग जुटे? कहाँ पे आयोजित हुआ था सभा? गिरफ्तार हुए एमपी और बेरार वाले क्षेत्र में, लेकिन इनकी गिरफ्तारी में सभा कहाँ आयोजित हुआ? तो नागपुर में। 30,000 लोग, 3,000 लोग। नमक सत्याग्रह कैसे प्रस्तुत किया? औपनिवेशिक शासक में पराक्षिक की रिपोर्ट कितना दिन पे आता है? हर एक 15 दिन पे। फिर इससे बंगाल के बारे में यहाँ से सवाल बनेगा, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन कब हुआ? तो अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन जे.एम. सेनगुप्ता किया। कौन किया? श्री जे.एम. सेनगुप्ता किया। कौन किया? श्री जे.एम. सेनगुप्ता ने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया। बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने अखिल बंगाल अवज्ञा परिषद बनाई है। अखिल बंगाल अवज्ञा परिषद बनाई है। जे.एन. सेनगुप्ता किसने बनाई? जे.एम. सेनगुप्ता। 12 मार्च को, 12 से 12 याद रखेंगे। 12 मार्च को यह स्टेट में भी पूछा था। 12 मार्च को सविनय अवज्ञा अभियान के उद्घाटन दिवस के रूप में मनाया गया। 12 मार्च को सविनय अवज्ञा उद्घाटन के दिन मनाया गया। बम्बई में सुबह को राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी गई। 12 से 12, 12 मार्च से 6 अप्रैल। अब यहाँ पे 1930 में दूसरे पखारी रिपोर्ट के अनुसार 15 दिन पे आता था, तब दूसरा पखारा अगला 15 दिन पे आएगा। बंगाल में उग्रपंथी चरमपंथी अखबार किस मुख्य विषय पर विस्तार से लिख रहे थे? तो ये लिख रहे थे गांधी जी की जो समुद्र तट की यात्रा थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी पे, ठीक है। 1930 में तो यही मामला रहेगा ना। फिर यहाँ पे 1930 के उत्तरार्ध में मध्य प्रांत और बेरार में कौन से सरकारी नियमों का कानून उल्लंघन के हमले में सबसे संभावित कार्य दिशा दिखाई पड़ रहा है?
तो शराब की दुकानों पे बहिष्कार तथा वन कानूनों का उल्लंघन। जो सरकारी नियमों में सबसे ज़्यादा क्या दिखाई पड़ रहा है? नमक कानून और कपड़ा आयात करना नहीं। सबसे ज़्यादा मध्य प्रांत और पहाड़ खंड में ये दिखाई पड़ रहा है कि लोग शराब की दुकान पे बहिष्कार कर रहे हैं और वन कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। पंजाब खंड में क्या हो रहा था? पंजाब खंड में पंजाब खंड में जो गुजरांवाला है वो राष्ट्रीय झंडे के संबंध में कोई आंदोलन शुरू हो सकता है। मार्च 1930 के जो आपतिक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के किस जिले में राष्ट्रीय झंडे के संबंध में कोई आंदोलन शुरू होने की संभावना जताई जा रही थी? तो गुजरांवाला, पंजाब में गुजरांवाला में झंडा। यूपी में, अब यूपी में क्या हो रहा था उस समय? तो यूपी में कांग्रेस पार्टी का क्या मानना था कि जनता की रुचि बनाए रखने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? तो अनोखा काम करना चाहिए, कुछ अनोखा काम करना चाहिए यूपी में। शराब और वन कानून, एमपी बराड़ में, और पंजाब में राष्ट्रीय झंडा गुजरांवाला फहराने की कोशिश। संयुक्त प्रांत में गांधी के आदेश पर किन गतिविधियों की तैयारी की गई? कई जिले सामने आ रही थी, क्या थी? संयुक्त प्रांत में गांधी के आदेश पर किन गतिविधियों की तैयारी की गई? कई जिलों के सामने आ रही थी। तो ये बाल्टियारों की भर्ती, गांवों में प्रचार, नमक कानून के उल्लंघन की तैयारी। गद्यांश के अनुसार गांधी के आदेश पर बाल्टियारों की भर्ती, गांवों में प्रचार, नमक कानून के उल्लंघन जैसी गतिविधियां कई जिलों से आ रही थी। 12 मार्च को गांधी जी की यात्रा शुरू होने के अवसर पर नागपुर में हुई बैठकों में निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा संख्या दिखाई पड़ा? तो जो नागपुर में बैठक हुआ उसमें सबसे ज़्यादा संख्या दिखाई पड़ा था स्कूल और कॉलेज के छात्र का। स्कूल और कॉलेज के छात्र का। अच्छा, नागपुर में जो बैठक हुआ 12 मार्च को, कहाँ पे? नागपुर में। इसमें स्कूल कॉलेज के छात्र, याद रहेगा, जैन जी ज़्यादा दिखाई पड़े। रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रांत और बराड़ में आंदोलन का सबसे संभावित कार्य दिशा क्या था? तो ये लोग क्या कर रहे थे? यही शराब की दुकान पे बहिष्कार और वह वन कानून का उल्लंघन। मार्च 1930 के दूसरे पखवाड़े में यूपी में कांग्रेस पार्टी जनहित को बनाए रखने के लिए किन गतिविधियों को जोर दे रही थी? किन गतिविधियों को जोर दे रही थी? तो वो स्वयं सेवकों की भर्ती, गाँवों का प्रचार, अनमक कानून तोड़ने पे जोर दे रही थी। बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी जनता की रुचि बनाए रखने के लिए स्वयं सेवकों की भर्ती, गाँव के प्रचार और नमक कानून के उल्लंघन की तैयारी कर रहे थे। मार्च 1930 में पखवाड़े में बंगाल क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी जी की यात्रा के प्रति लोगों के समाचार पत्रों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो जो कट्टरपंथी समाचार पत्र हैं उनकी गतिविधियों पर विस्तार लिख रहे थे, लेकिन गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा वकालत के प्रति कोई विशेष उत्साह नहीं दिख रही थी। बंगाल के किन जिलों में अवैध नमक निर्माण की गतिविधि का मुख्य केंद्र बना? तो 24 परगना और मिदनापुर। अवैध नमक बंगाल में बना 24 परगना और वो मिदनापुर। नेहरू को 14 अप्रैल की सुबह किस रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया? तो छक्के रेलवे स्टेशन से 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद नेहरू को तुरंत किस जेल में ले जाया गया? तो नैनी सेंट्रल जेल। 14 अप्रैल को नैनी सेंट्रल जेल। कितने महीना रखा छक्वी जेल में? 6 महीना रखा।
अब इससे गद्यांश में स्पष्ट है कि औपनिवेशिक अफसरों को समझ में यह नहीं आती थी कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं, और यदि गिरफ्तार किया गया तो उसका परिणाम क्या होगा, इस चिंता के कारण वो बेचैन रहते थे। पाठ में उल्लेखित है परीक्षित रिपोर्ट यानी कि 14 रिपोर्ट्स के बारे में क्या सत्य है बताओ। तो ये औपनिवेशिक गृह विभाग की गोपनीय रिपोर्ट के अंश थे। 14 रिपोर्ट्स क्या थी, तो ये जो गृह विभाग का कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है उसी का अंश था, जिसमें मुख्य रूप से पुलिस से प्राप्त जानकारी शामिल होता जिसमें मुख्य रूप से पुलिस से प्राप्त जानकारी शामिल होता। विवरण के अनुसार राष्ट्रवाद के वृक्ष के केंद्र में किसे दिखाया गया है, तो राष्ट्रवाद के वृक्ष के केंद्र में गांधी को दिखाया गया है। औपनिवेशिक अफसरों की रिपोर्ट और अखबारों में किस बात की झलक मिलती है, तो इसमें झलक मिलती है आंदोलन को नियंत्रित न कर पाने की बेचैनी और गांधी जी की गिरफ्तारी के परिणाम का डर। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में डेट दिया है, पता ही है, अफ्रीका से लौटे 15 में चंपारण आंदोलन, पहले खेरा होगा तब अहमदाबाद होगा, रॉलेट सत्याग्रह मार्च अप्रैल में, जालियांवाला बाग अप्रैल में, 1921 में जालियांवाला बाग कांड हुआ अप्रैल में, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन 1921, बारदोली 1928, लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज दिवस, कांग्रेस का लक्ष्य घोषित 1929, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च से 6 अप्रैल 31 में, जनवरी 31 में गोलमेज सम्मेलन हुआ, गांधी अरविंद समझौता हुआ, फिर गोलमेज सम्मेलन हुआ, NSN बताए थे ना, 30, 31, 32 नवंबर, सितंबर, नवंबर, प्रथम गोलमेज, दूसरा, तीसरा। 35 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व सरकार के गठन का आश्वासन। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग। अक्टूबर 1939 में 13 अक्टूबर को बात हुआ, नई सहमति बन पाया राजेंद्र, महात्मा और ललितगु के बीच। 13 अक्टूबर 1939 को सहमति नहीं बन पाया तो 1939 में त्यागपत्र। भारत छोड़ो आंदोलन 21 में, 42 में, 46 में महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नाव खेली और अन्य हिंसाग्रस्त जगह चले गए। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस वर्ष त्याग दिया, अक्टूबर 1939। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग देने का मुख्य कारण क्या था, तो भारतीय से बिना पूछे उनको युद्ध में शामिल कर देना। कैबिनेट मिशन में मामला क्या फंसा था कि वो एक भी रक्षा सदस्य में भारतीयों को शामिल नहीं कर रहे थे। कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफे के बाद मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया, तो 2/2/1939 में ही, अगला महीना 22 दिसंबर, अगले महीना में ही 22 दिसंबर को 2/2 मुझे मुक्ति दो, 2/2 मुझे मुक्ति दो। त्याग पत्र के समय भारत का वायसराय कौन था, तो जब त्याग लिनलिथगो था। जब कांग्रेस त्याग पत्र दिया तो कौन था, लिनलिथगो था। उसी से तो ये मामला नहीं बैठ पाया था, लिनलिथगो था एक तरफ राजेंद्र बाबू और गांधी थे, इन दोनों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पाया था। यही है कहानी।